हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वांगसियान वन शॉट एफएफ यू बिलोंग टू माय हार्ट शेयर करने वाली हूँ। कहने के लिए तो यह वन शॉट एफएफ है, लेकिन इसके 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट मैं आज शेयर करने वाली हूँ। इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट आपके कमेंट और आपके लाइक्स पर निर्भर करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वन शॉट अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए अब हम अपनी इस एफएफ को शुरू करते हैं। लैन यूनिवर्सिटी का बड़ा सा गेट जिससे होकर स्टूडेंट्स अंदर जा रहे थे, तभी एक लड़का उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी न्यू बाइक के साथ एंट्री करता है। उसके बाइक पर एक लड़की बैठी हुई थी वो। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप लोगों को इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने वांगसियान एफएफ को कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हें अब रेगुलर अपडेट करूँगी। तो प्लीज़ मेरे इस वन शॉट एफएफ को ज़रूर सुनिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। वो लड़का अपनी बाइक को सीधे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में ले जाता है और कुछ लड़कों के ग्रुप के सामने ले जाकर रोक देता है। उसे ऐसा करते देख उनमें से एक लड़का चिल्ला पड़ता है, हे ब्रो, मारने का इरादा है क्या? तभी बाइक पर सवार वह लड़का अपनी हेलमेट को निकालता है। हेलमेट निकालते हुए कुछ लड़कियों का ग्रुप उन्हें देखता है। वह दौड़कर उनके पास आ जाती हैं और कहती हैं, गुड मॉर्निंग वांग जी। इतना कहने के साथ ही उस ग्रुप की सभी लड़कियों ने अपने हाथ में जो रेड रोजेस ले रखा था एक साथ इकट्ठा करके वांग जी को दे देती हैं और कहती हैं, मिस्टर लान वांग जी, आज हम में से आप किसी एक को चुन सकते हैं जो इस वीक आपके साथ डेट पर जा सकती हैं। वांग जी ने स्माइल किया और एक लड़की को अपने करीब खींच लेता है और कहता है, सॉरी क्यूटीज, दिस वीक आई वांट हर। ओके, प्लीज़ डोंट अपसेट। बाकी चारों लड़कियों ने कहा ओके और यह कहकर वहाँ से चली जाती हैं। जब वांग जी उन लड़कियों से बातें कर रहा था तभी उसकी बाइक पर बैठी लड़की नीचे उतर जाती है और वो उन लड़कों के ग्रुप की तरफ देखती है और कहती है, सुयांग, क्या हम क्लास में चले? वांग जी लगता है अभी काफ़ी देर तक बिजी रहने वाला है। तभी वांग जी ने कहा, म्या म्या, तुम ये क्यों कह रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में टॉपर हूँ और अपनी स्टडी को लेकर कितना सिंसियर हूँ और कभी लेटना पहुँचना मेरी आदत में शुमार है। ये यूनिवर्सिटी भले ही मेरे फैमिली की है मगर मैं यहाँ पढ़ाई अपनी मेहनत के दम पर करता हूँ। तो प्लीज़ आज के बाद से मुझे स्टडी को लेकर लापरवाह कहना बंद कर दो, ओके? म्या म्या ने कहा, वांग जी इतना नाराज मत हो प्लीज़, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वांग जी ने कहा, मजाक सोच समझ कर किया करो, ओके? म्या म्या ने कहा, ओह वांग जी, मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया ना, तो प्लीज़ माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, इट्स ओके, अब हमें क्लास अटेंड करने चलना चाहिए। म्या म्या ने कहा, ओके, अब हम चलते हैं। वांग जी ने कहा, मैं अपनी बाइक रख के आता हूँ। इसके बाद सभी अपनी क्लास में चले जाते हैं। उनके प्रोफेसर आते हैं और अटेंडेंस लगाने लगते हैं। जैसे ही नाम पुकारने वाले होते हैं तभी एक लड़का डोर पर दौड़ते हुए आकर खड़ा हो जाता है। जिसने शर्ट और पैंट को पहना हुआ था वह काफ़ी पुरानी लग रही थी। उसके पैर का स्लीपर भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था। बॉडी ठीक ठाक थी मगर दुबली पतली थी। उसने आंखों पर एक ग्लास लगा रखे थे। बाल घने थे जो उसके माथे को कवर करते हुए कंधे तक लटक रहे थे। प्रोफेसर ने कहा, विंग, तुम अपनी ये लेट पहुंचने वाली आदत क्या कभी सुधार नहीं सकते हो? आफ्टर 6 मंथ तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। मैं तुम्हें बस इसलिए नहीं सस्पेंड कर रहा हूँ कि तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और यहाँ तक कितनी मेहनत से पहुँचे हो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर अपनी ये लेट करने वाली आदत को बदलो, ओके? अब जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। विंग अपनी सीट पर जाकर बैठने लगता है। उसे देखकर वांग जी ने कहा, डिस्गस्टिंग। वांग जी की ये बात विंग सुन लेता है जो उसकी लेफ्ट साइड में ही बैठने जा रहा था। तभी म्या म्या जो वांग जी के राइट साइड में थी कहती है, छोड़ो ना वांग जी, मिस्टर पुअर पर ध्यान देना। प्रोफेसर का पीरियड ओवर हो जाता है। प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। तभी म्या म्या वांग जी के कंधे पर हाथ रखती है और विंग की तरफ देखते हुए कहती है,
ओह मिस्टर पुअर, तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं है क्या? अगर नहीं है तो मैं अपनी फ्रेंड से कहकर तुम्हें वो कपड़े दिलवा देती हूँ जो वो पहनना नहीं चाहते हैं। एटलीस्ट तुम्हारे इन कपड़ों से तो वो बहुत अच्छे होंगे। ऐसे कपड़े पहनने की तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। विंग कुछ नहीं कहता है। वह अपने बैग को लेता है और वहां से जाने लगता है। जैसे ही डोर की तरफ जाता है उसे एक डोमिनेटिंग आवाज सुनाई देती है, तुम अपनी सीट मेरे पास से कब शिफ्ट करोगे? मुझे तुम्हें देखकर डिस्गस्टिंग फील होता है। विंग ने जब यह सुना तो अपनी सीरियस आवाज में कहा, मैं हमेशा से वहीं बैठता था। मेरे बाद तुम आए थे। तुमने अपनी जगह मेरे पास ही चुनी थी और इस यूनिवर्सिटी के रूल के मुताबिक हम अपनी जगह जो एक बार चुन लेते हैं वह फाइनल होने तक फिक्स हो जाता है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। जैसे 3.5 साल तक तुमने मुझे झेल लिया, वैसे 6 महीने और झेल लो, और ना झेल पाओ तो रूल चेंज करवा लो। यूनिवर्सिटी तुम्हारी फैमिली को ही बिलोंग करती है, पता है मुझे। यह कहते हुए वी वहां से चला गया। वांगजी ने फिर गुस्से से कहा, हाउ डिस्गस्टिंग। तभी सॉन्गलैन कहता है, वांगजी बात तो उसने बिल्कुल सही ही की है ना। वो तो स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ता है, मगर ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करती है। वांगजी ने सीरियस होते हुए कहा, हम लेंस हैं, रूल ब्रेक नहीं कर सकते। तो यूनिवर्सिटी के रूल को ब्रेक करना भी मेरी फैमिली नहीं चाहती है। वो यूनिवर्सिटी के रूल को कभी भी अपने फायदे के लिए नहीं ब्रेक करेगी। बस मुझे उसे देखकर गुस्सा आता है। मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता बिकॉज वो पुअर है और पुअर लोगों की खासियत होती है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी चीट कर सकते हैं। अभी वैन जूलियो बोल पड़ता है, अपना मूड खराब मत करो, चलो हम कैंटीन चलते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने में हमें लेट हो जाएगी। म्याम्या ने वांगजी का हाथ पकड़ा और कहा, अब ठीक भी हो जाओ ना, मिस्टर पुअर इस वक्त लाइब्रेरी में होगा, कैंटीन में नहीं। वेन जूलियो ने हंसते हुए कहा, कैंटीन में खर्च करने के पैसे होने चाहिए। अगर पैसे होते तो ही वो कैंटीन में नजर आ सकता था, जो उसके पास है नहीं तो वो लाइब्रेरी में ही नजर आएगा ना। इतना सुनने के बाद सब हंसने लगते हैं और कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। करीब 2 घंटे बाद उनकी सेकेंड पीरियड स्टार्ट होती है। वह उसे अटेंड करने चले जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें प्रोजेक्ट देते हैं जिनमें ग्रुप बना दी जाती है। वांगजी तो हमेशा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में ही पढ़ता था क्योंकि सभी प्रोफेसर वांगजी को अच्छे से जानते थे और विंग की डिमांड प्रोजेक्ट वर्क में बहुत बढ़ जाती थी क्योंकि वह जिस ग्रुप में होता था उसके परफॉर्मेंस वांगजी के ग्रुप के बाद अब बहुत अच्छे होते थे क्योंकि सारा काम अकेले विंग को करना पड़ता था। ये उसकी मजबूरी थी क्योंकि वह जानता था अगर वह ऐसा नहीं करता तो कोई भी ग्रुप उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होता और उसका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता। इस बार वांगजी के ग्रुप जिसमें सॉन्गलैन और सॉ सिन चैन थे, उनको छोड़कर सभी यही विश कर रहे होते हैं कि विंग उनके साथ पढ़े। इनफैक्ट म्या और वेन चाओ भी यही विश कर रहे होते हैं, मगर विंग को नी हुसैन और वेनिंग का ग्रुप मिलता है। नी हुसैन और वेनिंग एवरेज स्टूडेंट्स थे और एक दूसरे के साथ ही रहते थे। यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जानता था कि वे एक दूसरे के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं। जब सबको पता चलता है कि विंग नी हुसैन और वेनिंग के ग्रुप में है तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता है, पर अब वे क्या कर सकते हैं। सभी अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। विंग भी नी हुसैन और वेनिंग के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इस बार कुछ अलग था क्योंकि नी हुसैन और वेनिंग विंग की हेल्प कर रहे थे और अपने वर्क को अच्छे से कर रहे थे। दूसरी तरफ वांगजी का ग्रुप भी बहुत मेहनत कर रहा था। सबके सब स्टूडेंट्स यही सोच रहे थे कि हम कितने भी कोशिश कर लें, फर्स्ट वांगजी का ग्रुप होगा और सेकेंड विंग का। फाइनली 1 वीक के बाद प्रोफेसर सबके प्रोजेक्ट को एक बोर्ड में सबमिट कर उसकी प्रेजेंटेशन देने को कहते हैं। सब ऐसा ही करते हैं। प्रेजेंटेशन समाप्त होने के बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है जिसमें पहली बार विंग का ग्रुप फर्स्ट आता है और वांगजी का सेकेंड। वांगजी जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सीधे कैंटीन एरिया में जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं जिसमें साओ सिन चैन ने कहा, वांगजी सॉरी, हमने तुम्हें डिसअपॉइंट किया।
वांग जी खुद को शांत होते हुए कहता है, नहीं ऐसा मत कहो, हम ग्रुप में काम कर रहे थे तो हम तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस बात के लिए। मैं गुस्सा तुम पर नहीं हूं, खुद पर हूं कि मैंने गलती कहाँ की। सॉन्गलैन ने कहा, अगर ये बात है तो तुम कब तक गुस्सा करने वाले हो, हम भी यहीं बैठे रहेंगे, हम भी खुद से गुस्सा हैं। कहते हुए सॉन्गलैन स्माइल कर वहीं वांग जी के बगल में बैठ गया। वांग जी को बहुत अच्छा लगा कि सॉन्गलैन उसकी केयर कर रहा है। उसने कहा, ओके मैं नाराज नहीं हूँ, चलो अब केक खाते हैं, पहली बार सेकंड आने की खुशी में। सॉन्गलैन और साओ सिन चैन दोनों हंसने लगते हैं। सॉन्गलैन केक मंगाता है और सब मिलकर केक खाने लगते हैं। उधर विंग कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है अपने फर्स्ट आने पर, मगर नी हुसैन और वेनिंग तो बहुत खुश थे। वो विंग से कहते हैं, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, कैंटीन चलते हैं, मगर विंग मना कर देता है और यूनिवर्सिटी से चला जाता है। इधर कैंटीन में जब नी हुसैन और वेनिंग आते हैं तो वांग जी उस तरफ देखता है। तभी वेन चाओ कहता है, देखो तो दोनों कितने खुश हैं फर्स्ट आने पर। वांग जी ने कहा, अपनी वजह से फर्स्ट नहीं आए हैं, वो उस डिस्गस्टिंग पर्सन की वजह से फर्स्ट आए हैं, मगर आज भी वो कैंटीन नहीं आया, क्यों? म्याम्या ने कहा, कल के खाने का जुगाड़ करने गया होगा। उसका यह कहना ही था कि सब हंसने लगते हैं। प्रेजेंटेशन वाले इंसिडेंट को बीते 2 महीने हो गए थे, मगर वांग जी के अंदर अपनी सेकंड पोजीशन आने का जो गुस्सा था वह घटने के बजाय बढ़ ही रहा था। उसकी नफरत विंग को लेकर बढ़ती ही जा रही थी। वह उसे और भी बुली करने लगा था, मगर इस पर विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। वो हमेशा अपनी सीरियस आवाज में वांग जी को पोलाइटली आंसर करता है। आज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पीरियड अटेंड करने के बाद वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठा था। आज किसी को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उनके सेकेंड पीरियड के प्रोफेसर नहीं आने वाले थे। वे सभी कॉफी पी रहे थे कि साओ सिन चैन ने कहा, वांग जी क्या तुम मुझे इस टॉपिक को समझा दोगे? मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा, ओके समझा दूंगा, टाइम भी है, मगर बुक्स नहीं है। म्याम्या ने कहा, इसमें कौन सी बात है, लाइब्रेरी में चलते हैं। तभी वेन चाओ म्याम्या को टीज करते हुए कहता है, क्या बात है म्याम्या, वांग जी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तुम भी इंटेलिजेंट होने लगी हो। म्याम्या ने गुस्सा होते हुए कहा, मैं पहले से इंटेलिजेंट थी, तभी तो वांग जी मेरे साथ है। साओ सिन चैन ने कहा, फाइट करना बंद करो, मैं वांग जी को लेकर जा रहा हूँ। तभी वेन चाओ ने कहा, हम भी चलते हैं। अब वांग जी की टीम लाइब्रेरी की तरफ निकल जाती है। उधर विंग लाइब्रेरी में ही बैठा था और नोट्स बना रहा था। वांग जी वहां पहुंचता है। वह विंग को देखता है और उसे इग्नोर करता हुआ एक बुक ढूंढने लगता है, मगर उसे वह बुक नहीं मिलती है। तभी उसकी नज़र विंग के हाथ पर जाती है। विंग वही बुक पढ़ रहा था जो वांग जी को चाहिए था। वांग जी ने कहा, मिस्टर पुअर, ये बुक मुझे चाहिए। आज विंग थोड़ा अपसेट था। वह कहता है, 10 मिनट वेट कर लो, मैं दे दूंगा। वांग जी ने कहा, नहीं मुझे अभी चाहिए। विंग ने कहा, नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? यह सुनकर वांग जी को गुस्सा आ गया। उसने विंग का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी विंग ने वांग जी के रिस्ट को मोड़कर उसके बैग की तरफ कर दिया और कहा, मुझे हिम्मत दिखाने पर तुम मजबूर कर रहे हो। इतने में ही वांग जी अपने पैर का इस्तेमाल कर उसके प्राइवेट पार्ट को हिट करता है, जिससे विंग चीखता है और पीछे हट जाता है। वांग जी फिर विंग की तरफ बढ़ता है, मगर विंग बहुत तेज से उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वांग जी के हाथ में जो घड़ी थी वह खुल गई। विंग वांग जी के हाथों को पकड़ते हुए एक जगह पहुंच जाता है जहां विंडो थी। वांग जी का हाथ जैसे ही विंडो पर लगता है और वांग जी की वॉच उससे टकराकर फर्श पर गिर जाती है, मगर विंग का ध्यान नहीं रहता है और उसका पैर उस वॉच पर पड़ जाता है। वांग जी जब यह देखता है तो जोर से चिल्लाता है विंग, और विंग को धक्का दे देता है और अपनी वॉच उठाकर देखता है तो वॉच टूट गई थी। वह टूट ही नहीं गई थी, बल्कि कहा जाए तो वो चकनाचूर हो गई थी। वह उसे ध्यान से देखता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने विंग की तरफ गुस्से और आंसू भरी नजरों से देखा और कहा, तुमने मेरे डैड की आखिरी निशानी मुझसे छीन ली है। मैं तुम्हें यूं ही तो नहीं जाने दूंगा ना। जितने लोग वहां खड़े थे डर जाते हैं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि ये वॉच वांग जी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके डैड का आखिरी गिफ्ट था जो 5 महीने पहले उसके डैड ने
उसके बर्थडे पर उसे दिया था और जिसके 2 दिन बाद ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसमें उनकी डेथ हो गई थी। तभी लाइब्रेरी में यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और प्रोफेसर्स आ जाते हैं। पूरी घटना के बारे में वो जायजा लेने लगते हैं और सबको वहां से जाने के लिए कह देते हैं, मगर अरविंग और वांग जी को एक मीटिंग हॉल में आने के लिए वो कहकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी और विंग एक बड़े से मीटिंग हॉल में आ जाते हैं जहां प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेशंस के लोग बैठे थे। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं, विंग, क्या तुमने लड़ाई की शुरुआत की थी? विंग इतना ज्यादा डर गया था कि बगैर सोचे विचारे ही उसने हाँ कर दिया। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं, तुम्हारी इस फाइट में मिस्टर लान वांग जी की कीमती घड़ी टूट गई, क्या ये सही है? विंग ने हाँ में अपना सर हिला दिया। प्रेसिडेंट ने आगे कहा, हम इसी रीजन के बेसिस पर तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं। विंग के पैर कांपने लगे थे। वांग जी विंग की तरफ अभी गुस्से से देख रहा था। प्रेसिडेंट ने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हारी डिग्री तुम्हें नहीं मिलेगी और यहाँ से निकाले जाने के बाद तुम्हारी लाइफ भी खराब हो जाएगी, मगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं। मिस्टर लान वांग जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सोच विचार का जवाब दीजिएगा। हमारे यूनिवर्सिटी के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के करियर का सवाल है। सब जानते हैं उस वॉच से आपका इमोशनल अटैचमेंट है। हम जानते हैं कि हम उसकी भरपाई नहीं करवा सकते हैं, मगर हम आपके वॉच की प्राइस विंग से आपको दिलवा सकते हैं। प्लीज़ हमें अपना एल्डर समझकर मान जाइएगा। वो प्रेसिडेंट सच में उनके एल्डर थे, क्योंकि वो थे मिस्टर लैन कुरैन। वांग जी ने कहा, ओके। तभी लैन कुरैन ने कहा, विंग, हम तुम्हें यूनिवर्सिटी से नहीं निकालेंगे, मगर इसके लिए तुम्हें लान वांग जी को उनके वॉच की वैल्यू, जो कि 100 मिलियन है, देनी पड़ेगी। इसके लिए बस तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया जाता है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। विंग, जिसके हाथ पर कांप रहे थे, वह धीमे कदमों से डोर की तरफ जाने लगता है। वांग जी जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, वांग जी के मन में केवल यही बात चल रही थी कि क्या विंग 100 मिलियन युआन दे पाएगा। जैसे ही वो दोनों डोर के पास आते हैं, विंग वहां से यूनिवर्सिटी के बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। वांग जी वहीं खड़ा होकर उसे दौड़ते हुए जाता देखता रहता है। वांग जी के फ्रेंड्स जो बाहर वांग जी का इंतजार कर रहे थे, वो भी देखते हैं कि विंग गेट की तरफ किस तरह से बदहवास दौड़ता हुआ जा रहा था। तब तक वांग जी भी धीमे कदमों के साथ आता उन्हें दिखाई पड़ता है। वे दौड़कर जाते हैं और वांग जी से पूछने लगते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी ने सारी बातें उन्हें बता दी। तभी म्या म्या बोल पड़ती है, चलो चलो, अच्छा हुआ तुम्हारा कंपटीशन कम हो गया। वांग जी ने कहा, उसे निकाला नहीं गया है म्या म्या। म्या म्या ने कहा, हाँ, अभी नहीं निकाला गया है, मगर मुझे पता है वो तुम्हारे अंकल कुरैन थे। उन्होंने कुछ ऐसा जरूर कर दिया होगा जिससे उसे निकलना ही पड़ा होगा, क्योंकि उस वॉच से तुम्हारे अंकल का भी तो अटैचमेंट था। वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आगे कहा, तुम्हें भी अच्छे तरीके से पता है कि वो 2 दिन में 100 मिलियन कहाँ से लाएगा, नहीं ला पाएगा। ऑटोमेटिक वह निकाल दिया जाएगा। वांग जी कुछ नहीं बोलता है। साओ सिन चैन बहुत शांत था। उसने कहा, आज मेरी वजह से किसी की लाइफ खराब हो रही है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वैन चाओ ने कहा, अब इसे क्या हुआ? म्याम्या ने कहा, जाने दो, चलो हम नेक्स्ट पीरियड अटेंड करते हैं। वहां से सभी क्लास में चले गए। प्रोफेसर आते हैं और लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, मगर वांग जी का मन लेक्चर में नहीं लग रहा था। उसकी नज़र बार बार बगल में विंग के सीट पर जाती है। क्लास खत्म होने के बाद सब जाने लगते हैं। तभी म्या म्या वांग जी को डेट पर ले जाने के लिए कहती है, मगर वांग जी इनकार करके वहां से चला जाता है। रात में जब वांग जी अपने बेड पर था तो उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वह बस यही सोच रहा था कि क्या विंग उसे पैसे दे पाएगा या फिर उसे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। उसे पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी। दूसरे दिन वह यूनिवर्सिटी जल्दी चला जाता है। म्याम्या ने जब उसे देखा तो पूछा, वांग जी क्या हुआ, तुम सोए नहीं थे क्या? तुम्हारी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल कैसे? वांग जी ने जब ये सुना तो उसने बहाना किया कि मैं पढ़ रहा था। म्याम्या ने कहा, इतना भी क्या पढ़ना, हेल्थ खराब हो जाए, वैसे तो तुम ही टॉप करने वाले हो।
वांग जी ने जब ये सुना तो पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह अपनी क्लास में आ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। फिर वो विंग की सीट की तरफ देख रहा था। उसकी धड़कन बढ़ रही थी। पहली बार उसे विंग का वहां ना होना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में कहा, क्या वो आज भी नहीं आएगा? और फिर अपनी आंखें बंद कर अपनी चेयर पर लीन होते हुए कहा, तुम आ जाओ विंग, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। तुम्हारी लाइफ से बढ़कर वो वॉच नहीं थी। तुम कुछ भी गलत मत करना अपने साथ। तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं। वांग जी को जब महसूस होता है कि उनके प्रोफेसर आ गए हैं तो वह अपनी आंखें खोल लेता है और अपने स्टडी पर फोकस करने लगता है, मगर उससे ये नहीं हो पा रहा था। पूरा दिन बीत गया था, विंग नहीं आया था। आज दूसरा दिन था और रात तक विंग को पैसे वांग जी को देने थे। वांग जी आज भी जल्दी से यूनिवर्सिटी आ गया था। आज भी उसकी आंखें लाल लग रही थीं। उसे देखकर वेन चाओ उसके पास आया और कहा, वांग जी क्या तुम्हें पैसों की चिंता हो रही है जो तुम बीमार लग रहे हो? वांग जी ने बनावटी स्माइल देते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए पैसे उतने मायने नहीं रखते हैं, मैं ऑलरेडी बीमार था। म्या म्या भी वहीं पर थी। उसने सुना तो म्या म्या वहां पहुंच गई और उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ज्यादा बीमार थे? वांग जी ने कहा, नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था। म्या म्या ने कहा, ओह हनी, स्ट्रेस मत लो, मिस्टर पुअर अब यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, फाइनली डिसाइड हो गया है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा और कहा, मैं क्लास में चलता हूँ। वांग जी अपने तेज कदमों के साथ क्लासरूम की तरफ जाने लगा। आज क्लास में जाकर पहले वह विंग की चेयर की तरफ देखता है और मन में कहता है, आई होप तुम आज आ जाओ। पैसे ना मिले तो भी आ जाना प्लीज। मैं तुमसे हेट करता हूँ, मगर मैं जानता हूँ तुम मुझसे भी ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो और तुम्हारे लिए ये स्टडी करना आसान नहीं था, मगर तुमने इसे कंप्लीट करने की कोशिश की है और हम सबसे बेहतर किया है। मैं एज अ पर्सन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर एज ए स्टूडेंट मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये कभी नहीं कह सकता था, मगर दिल से चाहता हूँ तुम स्टडी कंप्लीट करके जाओ। सॉरी, मेरे एक फुलिश मूव ने तुम्हें इतने बड़े प्रॉब्लम में डाल दिया। प्लीज विंग, एक बार आ जाओ। मगर पूरा दिन बीत जाता है, विंग नहीं आता है। वांग जी का दिल बैठा जा रहा था। तभी उसने कुछ सोचा और वेन्निंग के पास गया। वेन्निंग जो वांग जी से नाराज था विंग को लेकर, उससे बातें किए बगैर वहां से चला जाता है। न्यू सैन का भी यही हाल था। वांग जी अब अपने मेंशन में चला जाता है। आज डिनर नहीं करता है और अपनी रूम में जाकर लेट जाता है। उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रही थी खुद पर, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। और करता भी तो कैसे, जब उसे विंग का एड्रेस ही नहीं पता चल पा रहा था। उसने विंग का एड्रेस निकालने की बहुत कोशिश की, मगर ना तो उसे विंग मिल रहा था और ना विंग का एड्रेस। तभी वांग जी के रूम के डोर के पास सर्वेंट नॉक करता है। वांग जी उसे अंदर बुलाता है। सर्वेंट अंदर आता है और वांग जी से कहता है, यंग मास्टर, कोई लड़का मेंशन के गेट के खड़ा है, अपना नाम विंग बता रहा है। वांग जी विंग का नाम जैसे ही सुनता है मेंशन के गेट की तरफ भागता हुआ जाता है। गेट पर विंग खड़ा था। उसके पास उसकी वही बाइसिकल थी। वांग जी दौड़कर उसके पास आता है और गुस्से से कहता है, तुम 2 दिनों से कहाँ थे? विंग डर जाता है और कहता है, मुझे 2 दिनों का टाइम मिला था ना पैसे इकट्ठा करने के लिए। वांग जी ने शॉकिंगली पूछा, तुमने पैसे इकट्ठा कर लिए? विंग ने सीरियस आवाज में कहा, नहीं। वांग जी ने गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं। वांग जी कुछ आगे बोलने ही वाला था, वांग जी की तरफ एक फाइल बढ़ा दी। वांग जी ने विंग को स्ट्रेंज लुक देते हुए कहा, ये क्या है? विंग ने कहा, मेरे घर के पेपर। वांग जी चिल्ला पड़ा, घर के पेपर तुम यहाँ क्यों लाए हो? विंग ने अपनी उसी सीरियस आवाज में कहा, इस घर की मार्केट वैल्यू तुम्हारे वॉच की जितनी ही है। वांग जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं विंग। विंग ने कहा, मैंने ये घर बेचा नहीं है वांग जी, बस मैंने उसे तुम्हारे नाम कर दिया है। वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने आगे कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर मेरे पास बस यही था। मेरे ग्रैंड पेरेंट ने इसे बनवाया था, इसीलिए मैं इसे बेच नहीं पाया। बस मैंने इसे तुम्हारे नाम कर दिया है। चाहो तो तुम इसे सेल कर सकते हो और अपने पैसे ले सकते हो। वांग जी को विंग की बात सुनकर लगा कि जैसे उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। उसने कहा, विंग, तुमने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया?
मैं तुम्हारा घर छीनकर अपनी वॉच नहीं चाहता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए विंग, और मुझे तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए। तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने की ज़रूरत है। अब तुम जाओ। विंग ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें पैसे देने हैं तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम मुझे गालियां दो और कहो कि मिस्टर पुअर ने तुम्हारे पैसे ले लिए। वांगजी को विंग की बात तीर के जैसे लगती है। वह तिलमिला जाता है। वांगजी कहता है, तो फिर मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, अभी मुझे मनी चाहिए। विंग कहता है, ओके, मैंने उसकी भी बात कर ली है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मंजूर है तो मैं इसे अभी सेल कर सकता हूँ और तुम्हें सीधे मनी दे सकता हूँ। वांगजी कहता है, डिस्कस्टिंग, और यह कहने के साथ ही वह पेपर्स को ले लेता है। तभी विंग थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है, आफ्टर 3 मंथ्स हमारे फाइनल एग्ज़ाम है। मेरे पास रहने के लिए यही घर था। मैं अगर इस समय से छोड़ देता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं 4 महीनों के लिए रह जाऊँ। मैं तुम्हें इसके रेंट भी दे दूंगा। वांगजी को विंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, नहीं, तुम्हें मुझे रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, मगर मैं वैसे नहीं रह सकता हूँ। नहीं, तुम्हें मुझे रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही रह सकते हो। विंग ने कहा, मगर मैं वैसे नहीं रह सकता हूँ। वांगजी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें रहना नहीं है, बस सर्वेंट की तरह उस घर का ख्याल रखना है, समझे तुम? जिसके लिए मैं तुम्हें कुछ भी पेमेंट नहीं दूंगा। तो अगर ये तुम्हें मंजूर हो तो तुम उस घर में रह सकते हो। विंग कहता है, मगर वांगजी फिर बोल पड़ता है, अब से तुम उस घर के मालिक नहीं हो, मास्टर नहीं हो, सर्वेंट हो, समझे तुम? विंग ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद वांगजी कहता है, कल यूनिवर्सिटी से आने से पहले मेरे घर की सफाई कर देना, ओके? विंग ओके कहता है और फिर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वह साइकिल चला रहा था और साइकिल चलाते हुए अपने मन में सोच रहा था, आज मेरे हाथ से मेरा घर चला गया, मगर खुशी है कि ये उसके पास गया है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। काश कि मैं उस दिन अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाता तो ये आज नहीं होता। उस दिन जब मैंने तुम्हें म्यां म्यां को किस करते हुए देखा था ना, तो मेरे मन में आग सी लग गई थी। तुम पर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, मगर उस वॉच के लिए तुम्हारे आंखों में जब आंसू देखे थे ना, तो वो मुझे बहुत पेन दे रहे थे। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि जब हमसे वो चीज़ अलग होती है जिससे हमारा जुड़ाव हो, हमारी फीलिंग अटैच्ड हो, तो हमें कैसा लगता है। मगर मैं खुश हूँ कि मेरा घर तुम्हारे पास है। तुम जब भी उसे देखोगे ना, तो मेरा नाम एक बार तुम्हारे ज़हन में ज़रूर आएगा और मैं उसी से सुकून फ़ील करूँगा। कि तुमको तो मैं अपनी लाइफ में नहीं ला सकता हूँ ना। आज मुझे एक बात की खुशी हुई है कि तुम मेरे लिए भी अच्छे हो। जिस तरह से तुमने अपने मनी को छोड़ने की बात की, मुझे यूनिवर्सिटी में आने के लिए इंसिस्ट किया, मेरा घर नहीं लेना चाहते थे, उससे एक बात तो तय है कि लाख नफ़रत के बावजूद तुम कहीं ना कहीं मुझे एक ह्यूमन समझते हो। नहीं तो मुझे लगा था कि तुम्हारी नफ़रत मेरे लिए इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं तुम्हें एक पर्सन नज़र ही नहीं आता होऊंगा। मगर ये बात तो पूरी तरीके से सच है ना कि तुम्हारी नज़रों में मैं बस नफ़रत के ही लायक हूँ। बाकी तो तुम सबकी केयर करते हो, सबकी परवाह करते हो और सब तुम्हारी करते हैं। मगर मैं भी उनसे कुछ कम नहीं हूँ। तुम्हारे लिए एक अकेला मैं ही तो हूँ ना, जिससे तुम इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हो। तो हुआ ना मैं तुम्हारे लिए स्पेशल। तभी विंग अपने घर के सामने आता है और कहता है, आज से यह घर लान वांगजी को बिलोंग करता है और मैं इस घर का नया केयर टेकर, ओके सर्वेंट। थैंक्स मास्टर। मास्टर ने मुझे इस घर से अलग नहीं किया। इतना कहने के बाद ही वह घर में चला गया। वांगजी अपने रूम में एंट्री करता है। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, विंग, तुम्हें अपना ईगो बहुत प्यारा है ना, मैं उसे तोड़ कर रहूँगा, और गुस्से में जाकर बिस्तर पर सो गया। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में वांगजी पहले ही पहुंचकर अपने चेयर पर बैठ जाता है, पर उसे अभी भी विंग की चेयर खाली मिली। तभी प्रोफेसर आते हैं और जैसे ही अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं, विंग दौड़ता हुआ आकर क्लासरूम की डोर पर खड़ा हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स की नज़र जब विंग पर जाती है तो वे शॉकिंगली
वांगजी की तरफ देखते हैं और फिर विंग की तरफ। की आंखों में क्वेश्चन था जिसे वांगजी समझ जाता है और उसने सर हिलाकर सबकी क्यूरियोसिटी को शांत कर दिया कि विंग ने उसे मनी दे दिया है या नहीं। प्रोफेसर जब विंग को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो विंग को कुछ नहीं कहते हैं, बस अंदर आने का इशारा कर देते हैं। उनके चेहरे पर स्माइल थी। उनके चेहरे पर जहाँ स्माइल थी वहाँ पूरा क्लास भी विंग को देखकर खुश था। बस म्या को ये पसंद नहीं आता है। तभी म्या कुछ बोलने ही जाती है मगर प्रोफेसर उसे डांट देते हैं। आज इन 3.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि वांगजी ने विंग को देखकर डिस्गस्टिंग नहीं कहा था, मगर विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये लैंड प्रिंस मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? उसने मुझे डिस्गस्टिंग क्यों नहीं कहा? मुझे उसका इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वांगजी अपने मन में बोलता है, तुम्हारी ईगो तुम्हारी प्रॉब्लम से बड़ी है ना, देखो मैं तुम्हारी ईगो को कैसे खत्म करता हूँ। और फिर बोलता है डिस्गस्टिंग। यह उसने बहुत धीरे से बोला था मगर विंग सुन लेता है और अपने मन में कहता है फाइनली उसकी मॉर्निंग हो गई। इसके बाद विंग वही अपना पुराना रूटीन फॉलो करता है, डेली जाना, क्लास नोट्स तैयार करना और चले जाना। ऐसे ही समय बीतने लगा था। एक दिन वांगजी के ग्रुप ने हैंगआउट करने की सोची। वेंचाओ ने कहा आज हम बार में चलते हैं जो मेरे भाई का है। आज वहाँ पोल डांस होगा जो कि वीक में एक बार होता है। सुना है एक नया डांसर है, वो बहुत सेक्सी है और बहुत अच्छे से डांस करता है और आज उसी की वजह से बार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। वांगजी चलो ना। म्या भी कहती है प्लीज़ वांगजी तुम मेरी बात नहीं मानोगे, प्लीज़ हनी चलो ना। सॉन्गलैन ने साओ सिंचैन की तरफ देखा और कहा साओ सिंचैन चलो ना। सिंचैन ने कहा वांगजी जब जाएगा तभी मैं जाऊंगा। वांगजी ने कहा ओके हम चलते हैं। अब सभी बार में आते हैं। तभी वांगजी एक पर्सन से टकराता है जो वेटर की ड्रेस पहने हुए था। वांगजी को उसकी खुशबू जानी पहचानी सी लगी और वह उसकी तरफ देखने लगा। उसकी बैग वांगजी के सामने थी। वांगजी ने उसका चेहरा नहीं देखा था मगर उसे देखते हुए ही वह समझ गया कि वो विंग है। उसने कहा तो तुम यहाँ जॉब करते हो विंग? तभी वांगजी के फ्रेंड्स उसे खींच कर ले जाते हैं ड्रिंक के लिए। वांगजी ने साफ मना कर दिया था। 15 मिनट बाद पोल डांस की अनाउंसमेंट होती है। स्टेज खाली था। स्टेज के बीचों बीच एक पोल था जिसे एक डांसर आकर पकड़ लेता है और म्यूजिक शुरू हो जाती है। वो डांसर अपनी पोल डांस परफॉर्म कर रहा था। सब उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसकी बॉडी मूवमेंट जिस तरह से हो रही थी, सबकी सांसें रुक गई थी। वो डांसर अपनी बॉडी को ऐसे लहरा रहा था जिसको देखकर पूरा माहौल ही हॉट हो रहा था। वहाँ आए लोग उस डांसर के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे थे मगर वहाँ खड़े बाउंसर के कारण ये नहीं हो पा रहा था। मगर उनकी आंखों की लस्ट उस डांसर तक साफ पहुंच पा रही थी। वहीं वांगजी की आंखें भी उस डांसर को घूर रही थीं। वह अपनी ड्रिंक लेकर वहां खड़ा था मगर उसकी आंखों में कोई लस्ट नहीं था तो आंसू, क्योंकि वो उस डांसर की आंखें वो पहचानता था। उस डांसर को लोग लड़की समझ रहे थे मगर वांगजी समझ गया था कि वो कोई लड़की नहीं था बल्कि उसके बगल में बैठने वाला विंग था। उसका दिल भर आया। वह वहां से बाहर जाना चाहता था मगर नहीं जा पा रहा था वहां खड़े क्राउड की वजह से। उस क्राउड की वजह से जो विंग की बॉडी को इस तरीके से घूर रहे थे जैसे कि वो आंखों से ही उसका रेप कर रहे हों। विंग अपनी डांस परफॉर्म कर वहां से चला गया और भीड़ भी कम होने लगी। वांगजी के दिल में पेन फील हो रहा था। उसके फ्रेंड्स जो अब नशे में पहुंच गए थे पोलो डांसर के बारे में बातें कर रहे थे, उसके फिगर पर कमेंट कर रहे थे जो वांगजी को पसंद नहीं आ रहा था मगर वह उन्हें रोकता भी तो कैसे, क्योंकि वहाँ सभी की जुबान पर बस उसी डांसर का नाम था। उसकी ब्यूटी की वो बातें कर रहे थे। वांगजी अपने फ्रेंड्स को घर चलने के लिए कहता है। वो सभी नशे में थे तो वांगजी जैसे तैसे उन्हें उनकी कार में बिठा देता है और ड्राइवर को उन्हें छोड़ने के लिए कह देता है। फिर वह खुद अपनी कार में आकर बैठ जाता है मगर वह वहां से जाता नहीं है। काफी देर वह क्लब के बाहर ही खड़ा था। फिर उसकी नजर एक साइकिल सवार पर जाती है जो विंग था।
विंग अपने सुबह के कपड़ों में ही था। उसके बैग पर वही बैग था जो वह यूनिवर्सिटी लेकर जाता था। वांगी ने उसे देखा और मम्मल किया और कहा, यह यूनिवर्सिटी के बाद घर नहीं गया। वांगजी उसका पीछा करने लगता है, मगर वह केयरफुल्ली कार ड्राइव कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि विंग को पता चले कि वांगजी उसके पीछे आ रहा है। तभी वांगजी देखता है कि विंग एक ओपन रेस्टोरेंट के सामने रुक जाता है और उस रेस्टोरेंट के मालिक से बातें करता है और थोड़ी देर में वहां की सफाई करने लगता है। वांगजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह देखता है कि विंग उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। करीब 2 घंटे बाद बाहर निकलता है। इस टाइम 2:10 हो रहे थे। वह देखता है कि विंग एक प्लेट में फूड लेकर बाहर आ रहा है और वह वहीं चेयर पर बैठ जाता है और उसे खाने लगता है। फिर उस ओपन रेस्टोरेंट के मालिक उसे एक फूड पैकेट देते हैं। अपना खाना फिनिश करने के बाद विंग वहां से फिर निकल जाता है और करीब 10 मिनट बाद वह अपने हाउस के सामने पहुंचता है और उसमें चला जाता है। काफी देर वांगजी वहां खड़ा रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था जो कुछ भी हो रहा था। उसे यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह इतना ज्यादा दुखी क्यों है विंग की कंडीशन देखकर। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि विंग बाहर आता है, अपने घर के गेट को लॉक करता है, फिर अंदर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद उस घर की सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। वांगजी समझ जाता है कि विंग का घर है और फिर वह वहां से चला जाता है। अभी वह रास्ते में ही था तो अपनी कार रोक कर किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद एक पर्सन वहां आ जाता है और वांगजी को देखकर कहता है कि इतनी रात में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वांगजी कहता है, कागा, आपको इस पर्सन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मुझे पता लगा कर देनी होगी। उसकी एक भी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। वह पर्सन कहता है, ओके। वह डिटेक्टिव पूछता है, क्या यह पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है। वांगजी के मुंह से निकल जाता है, हाँ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वांगजी अपने मेंशन में चला जाता है। थोड़ी ही देर में वह अपने बेड पर आ जाता है, मगर उससे नींद कोसों दूर थी। वह विंग के बारे में ही सोचता है। वह कहता है, मैंने कहा था उसके ईगो को हर्ट करूंगा, मगर इस विंग को देखकर मुझे क्यों हर्ट हो रहा है। फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है, विंग के डांस मूव उसे दिखने लगते हैं। साथ ही लोगों की गंदी निगाहें भी जो विंग की तरफ घूर रही थी। वह हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल लेता है। उसे गूज बम्प्स आने लगते हैं यह सीन याद करके। काफी देर सोने की कोशिश करने के बाद उसे नींद आती है। दूसरे दिन वांगजी उठता है। आज यूनिवर्सिटी नहीं थी, मगर वांगजी अपनी डेली रूटीन फॉलो करता है और दोपहर का इंतजार करने लगता है, पर उसका समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। तभी दोपहर होती है और वह डिटेक्टिव मेंशन के अंदर हाजिर हो जाता है। वांगजी आता है। डिटेक्टिव एक फाइल वांगजी के सामने करता है और कहता है, ये रही विंग की सारी इंफॉर्मेशन। इतना कहने के बाद ही वह पर्सन वहां से चला जाता है। वांगजी उस फाइल को लेता है जिसमें विंग की पूरी इंफॉर्मेशन रखी थी। वांगजी उस फाइल को अपने हाथ में लेता है और पढ़ता है। नाम विंग, मिडिल क्लास फैमिली, 10 साल की एज में पेरेंट्स की डेथ, प्रॉपर्टी के नाम पर एक छोटा सा घर जिसे उसने वांगजी के नाम पर ट्रांसफर किया है। वह अपना खर्च 10 साल की ही छोटी सी उम्र में चलाता है। छोटी मोटी जगहों पर काम करता है। लैन यूनिवर्सिटी से वह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। यूनिवर्सिटी के बाद वह एक बार में जाता है, वहाँ काम करता है और रात में एक ओपन रेस्टोरेंट में सफाई का काम करता है और फिर अपने घर चला जाता है। यही थी विंग की लाइफस्टाइल। वांगजी ने कहा, तो क्या यूनिवर्सिटी से सीधे काम करने चला जाता है विंग? खाना कहाँ खाता होगा? क्या बस रात में खाना खाता है? उसकी लाइफ कितनी हार्ड है और यूनिवर्सिटी में भी तो उसकी लाइफ हार्ड ही है ना। हम इतना बुली जो उसे करते हैं और वह लाइब्रेरी में क्यों पढ़ता है? अब मुझे समझ में आ गया, उसे टाइम ही नहीं मिलता होगा। वह कैंटीन भी तो नहीं जाता है। इस फाइल में सब है, मगर मुझे और भी जानना है। तभी लैन कुरैन आते हैं और कहते हैं, वांगजी रेडी हो जाओ, तुम्हें एक पार्टी में जाना है। वांगजी उठता है और वहां से चला जाता है।
पार्टी से लौटते समय उसे रात हो जाती है। उस समय भी उसके दिमाग में बस विंग चल रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एक ओपन रेस्टोरेंट दिखाई देता है। उसके ध्यान उसकी आंखों के सामने विंग फिर से घूम जाता है। वह सोचता है, क्या विंग आज भी रेस्टोरेंट में काम कर रहा होगा? क्या मुझे उसे देखने जाना चाहिए? इन्हीं सब उधेड़-बुन में वह लगा हुआ था। अंत में वह सब विचारों को दरकिनार करता हुआ विंग के उस ओपन रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। वह रेस्टोरेंट से कुछ दूरी पर ही खड़ा था। तभी वह देखता है कि विंग उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। उसको देखकर लग रहा था कि वह काफी देर से यहाँ काम कर रहा था। वांग जी वहीं कार में उसका इंतजार करने लगता है। वांग जी ने देखा कि विंग ने अपना डिनर कंप्लीट किया और अपने हाथ में फूड लेकर बाइसिकल की तरफ बढ़ गया। वांग जी भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद देखता है कि विंग एक डॉग को बचाने के चक्कर में अपनी साइकिल का बैलेंस बिगाड़ लेता है और साइकिल के ऊपर जो फूड पैकेट रखा था उसे लेकर वह गिर जाता है। तभी वह डॉग वहां आ जाता है और उसके फूड के पैकेट को लेकर वहां से भाग जाता है। वांग जी जो ये सीन देखकर घबरा जाता है। तभी वह परेशान होकर विंग की तरफ बढ़ने ही वाला था कि विंग अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी साइकिल सीधी कर उस पर बैठ जाता है और पाउट बनाते हुए डॉग की तरफ देखता है और कहता है, अब तक तो तुम मुझे डरा ही रहे थे, मगर अब तुम्हारी नजर मेरी फूड पर भी पड़ रही है। इतना कहने के बाद ही वह साइकिल चलाने लगता है और अपने मेंशन की तरफ निकल जाता है। जी परेशान हो रहा था। वह कहता है, कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? वो कल क्या खाएगा? यही सब बड़बड़ाता हुआ विंग के पीछे वह चलने लगता है। विंग अपने घर में पहुंचकर जब अपने गेट को बंद करता है तभी वांग जी वहां से जाता है। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी ओपन हो गया था। सभी स्टूडेंट्स अपने क्लास में पहुंच गए थे। वांग जी और विंग भी अपनी सीट पर बैठे थे, मगर आज वांग जी अपने क्लास में होते हुए भी वहां नहीं था। वह बस एक ही बात सोच रहा था कि विंग ने आज कुछ खाया नहीं होगा। क्या वह पूरे दिन भूखा रहेगा? क्या मैं उसे ब्रेकफास्ट करा दूं? मगर मैं जानता हूं वह कभी यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका एरोगेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट उसे यह करने ही नहीं देगा। तभी उनकी क्लास ओवर हो जाती है। म्यामा कहती है, वांग जी याद है ना, आज के दिन ही हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई थी और देखो ना आज हम रिलेशनशिप में हैं। यह सुनने के साथ ही वांग जी के मन में ही ख्याल आता, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसने कहा, हाँ मुझे अच्छे से याद है और इस दिन को मैं अब सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तो आज मैं पूरे क्लास को ट्रीट दे रहा हूँ। आज कैंटीन का बिल मैं पे करूंगा। म्या खुश हो गई। वांग जी ने जोर से कहा, गाइस आज मेरी और मेरे गर्लफ्रेंड की फर्स्ट मीटिंग थी और जिसके बाद ये ब्यूटीफुल गर्ल मेरी लाइफ में है, तो आज हमारे इस दिन को हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ कैंटीन में चलें और वहाँ एंजॉय करें और आज पूरे कैंटीन का बिल मेरी तरफ से होगा। आप लोगों को जो खाना हो आप खा सकते हैं और अपने एक दिन की पॉकेट मनी का यूज कहीं और कर सकते हैं। वांग जी की ये बातें सुनकर सब हंसने लगे। सब इसे फनी वे में ही ले रहे थे क्योंकि पूरी क्लास में सभी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे सिवाय एक शख्स के, और वो था विंग। और विंग को ही वांग जी ट्रीट देना चाहता था। सभी लोग एक्साइटेड थे कैंटीन जाने के लिए और वो जाने भी लगे थे क्योंकि ट्रीट उन्हें वांग जी की तरफ से जो मिल रही थी। सभी जल्दी जल्दी जाने लगे थे क्लास की डोर की तरफ। तभी ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े ही जा रहे थे। विंग जो डोर की तरफ देख रहा था, एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज सबको जाने की जल्दी मची पड़ी है, मैं क्या करूं? ये लान बिना कोई फर्स्ट मीटिंग को सेलिब्रेट करता है क्या? मेरा क्या होगा? मुझे तो जोरों से भूख लगी है। आज मुझे भी कैंटीन में जाना था, मैं कुछ खा लेता, मगर अब मैं कैसे जाऊंगा? पूरा क्लास जो वहां होगा, और अगर मैंने कुछ चिप्स सा खरीद भी लिया तो सब हंसना शुरू कर देंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा पुअर होना उन सबके बीच फिर से गॉसिप का हिस्सा बने। तो आज भी मुझे लाइब्रेरी में भी चलना होगा, मगर मैं कैसे जाऊं? अपनी सोच में इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ अपनी सीट पर बैठा था कि किसी की रफ आवाज उसके कानों से टकरा गई। उस शख्स ने कहा, क्या तुम्हें नहीं चलना है? यह आवाज सुनते ही विंग ने उस शख्स की तरफ देखा जो म्या के बगल में खड़ा था, और वो था वांग जी।
नन्हा ने वांग जी का हाथ पकड़ा था। वांग जी ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है जो तुम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हो? विंग ने कहा, मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी? तुम जाओ अपने फ्रेंड के साथ, मैं तुम्हारा फ्रेंड्स नहीं हूं ना। तभी वांग जी ने उसी रफ कोल्ड आवाज में कहा, मैंने अपने सभी क्लासमेट को इनवाइट किया है जिसमें तुम भी आते हो। विंग ने सीरियस आवाज में कहा, मैं नहीं जाना चाहता। वांग जी को विंग की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और आए भी क्यों ना। इस ट्रीट को देने की असली वजह विंग जो था। अब जब विंग कैंटीन जाने से इनकार कर रहा है तो वांग जी का गुस्सा होना लाजमी था, मगर वांग जी ये जाहिर नहीं कर सकता था। उसने कहा, तो तुम मानते हो कि तुम मुझसे जेलस हो? विंग ने कहा, क्यों? मैं क्यों जेलस होने लगा तुमसे? इसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। की बात सुनकर वांग जी को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, मगर उसके मुंह से सडनली निकल गया, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे ब्यूटीफुल लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे कोई भी जेलस हो सकता है। विंग वांग जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और अपने मन में सोचता है, ये तो नजर की बात होती है ना मिस्टर लैन, कौन किसे ब्यूटीफुल समझता है? अगर वो तुम्हारी नजर में ब्यूटीफुल है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरे लिए तो ब्यूटीफुल होने का दूसरा नाम है कोल्ड लान वांग जी। काश कि मैं ये चिल्ला कर कह सकता कि तुम हो मेरे लिए ब्यूटीफुल, मगर क्या करूं, नहीं कह सकता हूं, क्योंकि तुम्हें ऑल लोग हैंडसम जो समझते हैं। मैं उनसे कैसे कह सकता हूं कि तुम ब्यूटीफुल लगते हो, हैंडसम नहीं। मुझे क्यों, मैं उनसे कैसे कह सकता हूं कि तुम ब्यूटीफुल लगते हो, हैंडसम नहीं। तभी वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, विंग मैंने सच कहा ना, एक्सेप्ट करते हो या नहीं? विंग ने कहा, नहीं ये सच नहीं है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं यही समझता हूँ तो तुम बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें ये लगे कि मैं तुमसे जेलस नहीं हूँ? वांग जी ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहा, तो चलो मेरे साथ कैंटीन। विंग ने वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। चलो मैं चल रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।